विद्यार्थियों, मैं प्रगति संस्थान अन्नापुर से बी.डी. त्रिपाठी विज्ञान विषय में आज आप लोगों को विटामिन डी के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाली क्लास में विटामिन ए का परिचय आप लोगों ने देखा था। आज विटामिन डी का परिचय देखें। सबसे पहली चीज जाने कि विटामिन डी की खोज किसने की थी। विटामिन डी की खोजकर्ता में नाम आता है हॉपकिंस का। हॉपकिंस इंग्लिश में भी लिखा जाएगा हॉपकिंस का। खोजकर्ता का नाम हॉपकिंस है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल। अब इस विटामिन के कुछ उपनाम जान लें। उपनाम वाला भी क्वेश्चन पूछता है। पहली चीज तो ये जाने विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से मिलती है, इसीलिए इसका एक नाम रखा गया है सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन, क्योंकि सूर्य प्राकृतिक स्रोत माना जाता है, इसीलिए इसको नेचुरल विटामिन भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका हो गया नेचुरल विटामिन, या इसी को प्राकृतिक विटामिन भी कह सकते हैं। तीसरा जो नाम है, चूंकि ये इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है और इसकी अधिकता से रिकेट्स रोग में बचाव होता है, इसीलिए इसको एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। तो तीन इसके उपनाम मुख्य रूप से हैं, सनशाइन विटामिन या नेचुरल विटामिन जिसको प्राकृतिक विटामिन भी कहते हैं, और एंटी रिकेट्स विटामिन। ये तो इसके हो गए उपनाम। अब इसके स्रोत के बारे में जानते हैं। पहला जो सबसे मुख्य स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं है, बल्कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का निर्माण होता है। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताते हैं। दूसरा जो स्रोत है, दूध से जो बनी वस्तुएं हैं, जैसे पनीर है, मक्खन इत्यादि है, उसमें विटामिन डी मिलेगी। तीसरा अंडा। चौथा मछली का तेल। ये इसके मुख्यतः स्रोत हो गए। अब एक चीज जान लें कि सूर्य के प्रकाश से किस तरह से विटामिन डी का निर्माण होता है। ये विटामिन डी के निर्माण में किस तरह सहायक है। सूर्य के प्रकाश में जान लें, जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी, तीन प्रकार की किरणें हैं। अल्ट्रावायलेट सी जो है वो सबसे खतरनाक है। इसको ओजोन परत द्वारा रोक लिया जाता है समताप मंडल में, ये पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। मुख्यतः अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी आती है। ये जब हमारे शरीर की त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा पर एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल। इस पर जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, यही एर्गोस्टेरॉल कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। ये तो हो गई इसके निर्माण की प्रक्रिया। त्वचा के अंदर आपको एक पदार्थ मिलता है जिसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। प्रकाश की किरणों के संपर्क में आने से यही एर्गोस्टेरॉल कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है, और यही कैल्सीफेरॉल जो है वो आपका विटामिन डी। ये तो इसके हो गए निर्माण की प्रक्रिया की सूर्य के प्रकाश से कैसे बनता है। अब अगली चीज जान लें कि मुख्यतः इसके कार्य क्या है। विटामिन डी का जो सबसे मुख्य कार्य है, जो बहुत एग्जाम में पूछता भी है, विटामिन डी का जो कार्य है कि कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करना। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करना, ये इसका सबसे मुख्य कार्य है।
यदि विटामिन डी की कमी है तो कितना भी आप दूध पिएंगे आपको दूध का कैल्शियम नहीं मिलेगा। विटामिन डी की यदि कमी है तो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण आपके शरीर में अच्छी तरीके से नहीं होगा। चलिए, उसके बाद देखें, ये तो इसके मुख्यतः कार्य हो गए। तो कैल्शियम की जब चर्चा आ गई तो कैल्शियम के भी इसी में कार्य देख लें। कैल्शियम का जो मुख्यतः कार्य है, पहला तो हड्डी निर्माण में, दूसरा जो कार्य है दांतों के निर्माण में, तीसरा जो कार्य है रुधिर स्कंदन में, रुधिर स्कंदन में सहायता। रुधिर स्कंदन का मतलब यदि शरीर में आपके कहीं चोट चपेट लगती है तो जो रुधिर निकलता है उसके जमने में सहायता करता है कैल्शियम। अब इस कैल्शियम से संबंधित में 2-3 क्वेश्चन मुख्य होते हैं रुधिर स्कंदन के संबंध में, इसके बारे में थोड़ा जान लें। पहला चीज तो ये जाने कि मान लीजिए आपसे पूछे कि रुधिर स्कंदन में सहायक तत्व कौन सा है, तब तो आपको बताना है कैल्शियम। दूसरा पॉइंट, रुधिर स्कंदन में सहायक प्रोटीन कौन सी है, तब आपको बताना है प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। यदि प्रोटीन पूछेगा कि रुधिर के जमने में या रुधिर स्कंदन में कौन सी प्रोटीन सहायक है, तो प्रोथ्राम्बिन एवं फाइब्रिनोजन। रुधिर स्कंदन में कौन सा तत्व सहायक है, तब कैल्शियम बताना है। और रुधिर स्कंदन में कौन सी विटामिन सहायक है, तब आपको बताना है विटामिन के। ये 3 क्वेश्चन बहुत मुख्य हैं, अमूमन एग्जामों में पूछे जाते हैं। 3 चीज आपको ध्यान देना है, कौन सा तत्व सहायक है तो कैल्शियम बताना है, कौन सी प्रोटीन सहायक है प्रोथ्राम्बिन फाइब्रिनोजन बताना है, कौन सी विटामिन सहायक है तो के बताना है। अब जानिए कि इसके जो है विटामिन डी के कमी से होने वाला कौन सा रोग है। आपने कार्य जान लिया, स्रोत जान लिया, खोजकर्ता का नाम जान लिया। अब जान लें विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। कमी से रोग, पहला तो सब लोग जानते होंगे रिकेट्स, जिसको कहते हैं सूखा रोग, सामान्यतः बच्चों में होता है। लेकिन अब एग्जामों में थोड़ा सा क्वेश्चन का स्तर बढ़ा रहा है, तो 2 एक जानकारी और जान लें। पहला तो रिकेट्स रोग हो गया, दूसरा एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब समझ ले। ऑस्टियो का मतलब समझे हड्डी, ऑस्टियो शब्द साइंस में जहां भी आए मतलब हड्डी। मलेशिया को कोलगेट कर ले मुलायम से, तो ऑस्टियोमलेशिया रोग में हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, जिससे चोट चपेट पे आसानी से टूट जाती हैं। और तीसरा जो इसकी कमी से रोग होता है उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब, ऑस्टियो का मतलब हड्डी, पोर का मतलब छिद्र। इस रोग में हड्डियों में छिद्र बन जाते हैं, हड्डियों में छिद्र बन जाते हैं, हड्डियों में छिद्र बन जाते हैं, जिससे हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, हड्डियों से कैल्शियम का स्राव होने लगता है, जिससे आसानी से इसमें भी भंगुरता का गुण आ जाता है या टूट जाती है। तो डी की कमी से मुख्यतः 3 रोग हो गए, रिकेट्स हो गया, सूखा रोग जो बच्चों में होता है, दूसरा ऑस्टियोमलेशिया जिसमें हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, तीसरा ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियों में छिद्र बन जाता है और उससे कैल्शियम का स्राव होने लगता है। अब हड्डियों में छिद्र बन जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, इसके जांच के लिए डॉक्टर एक से जांच करता है बीएमटी टेस्ट। इसका मतलब होता है बी से बोन, एम से मैरो और डी से डेंसिटी। बोन मैरो डेंसिटी नामक टेस्ट से ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान होती है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, बीएमटी टेस्ट किसमें सहायक है, तो हड्डियों की जांच में सहायक है। ये तो हो गया इसकी कमी से रोग। एक चीज और जान लें, विटामिन डी या डी जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक D2 और एक D3। D2 को कहते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल
और D3 को कहते हैं कोलोकैल्सिफेरॉल। D2 की कमी से टिटैनी रोग और D3 की कमी से सीलियक रोग होता है, ये भी ध्यान देना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये स्तर थोड़ा सा कठिन करना होगा। तो सीलियक रोग किसकी कमी से, तो आप विटामिन डी बता सकते हैं। डी में भी क्लासिफाई कर दिया तो D3 बताना है। टिटैनी रोग किसकी कमी से, डी बताना है। डी में भी यदि क्लासिफाई करता है तो D2 बताना है। D2 का जो रासायनिक नाम है वो एर्गोकैल्सिफेरॉल। D3 का जो रासायनिक नाम है वो कोलोकैल्सिफेरॉल। D3 की कमी से सीलियक रोग या टिटैनी। टिटैनी में सामान्यतः होता है हड्डियों में ऐंठन, और सीलियक रोग में होता है सामान्यतः हड्डियों में विकृति आ जाती है, टेढ़ापन। हड्डियों में विकृति सीलियक रोग में, और टिटैनी रोग में हड्डियों में ऐंठन आ जाता है। अब एक चीज और जान ले विटामिन डी के बारे में। पहली चीज तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी विटामिन है जो हार्मोन्स का भी कार्य करती है। तो विटामिन डी को माना जाता है हार्मोनल विटामिन। ये हार्मोनल विटामिन है। अब क्यों हार्मोनल विटामिन है, इसके बारे में भी हम कारण आपको बताते हैं। पहला तो ये पीटीएच हार्मोन, जिसको कहते हैं पैरा थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन से समानता प्रदर्शित करती है। विटामिन डी पैराथायराइड हार्मोन से समानता प्रदर्शित करती है, इसलिए इसको हार्मोनल विटामिन माना गया। दूसरा भी इसका एक कारण है, दो हार्मोन्स का आपने नाम सुना होगा, एक मेल में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में पाया जाता है एस्ट्रोजन। मेल का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल का जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, इन दोनों हार्मोन्स के निर्माण में विटामिन डी सहायक है, इसलिए भी इसको हार्मोनल विटामिन कहा गया। तो दो कारण इसके हो गए, एक तो पीटीएच से समानता प्रदर्शित करता है, दूसरा कारण मेल का टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का एस्ट्रोजन, दोनों हार्मोन्स में विटामिन डी सहायक है, इसीलिए इसको हार्मोनल विटामिन कहा गया। एक पॉइंट और ध्यान देना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वसा में घुलनशील ऐसी कौन सी विटामिन है जो सबसे तेज कार्य करती है। तो वसा में घुलनशील सबसे तेज कार्य करने वाली विटामिन तो आपको बताना है डी। वसा में घुलनशील सबसे तेज कार्य करने वाली विटामिन डी। और यदि क्वेश्चन को बदलता है, पूछे जल में घुलनशील सबसे तेज कार्य करने वाली विटामिन, तब आपको बताना है विटामिन सी। या फिर नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि सबसे तेज कार्य करने वाली विटामिन कौन है, तब सी बताना है। अलग अलग करके पूछेगा, वसा में घुलनशील सबसे तेज कार्य करने वाली तो डी, और जल में घुलनशील सबसे तेज कार्य करने वाली तो सी बताना है। अब जो विटामिन डी के बारे में मुख्य जानकारी थी इतना हमने आपको बताया। अब शेष अगले क्लास में विटामिन ई और विटामिन के जो वसा में घुलनशील है उसके बारे में बताएंगे। इसमें मुख्य चीजें जो थी सब हमने बता दिया, खोजकर्ता कौन है, कमी से कौन सा रोग होता है, तीनों रोगों के बारे में बता दिया, और इसको हार्मोनल विटामिन कैसे कहा जाता है वो भी बताया गया। कौन सी सबसे तेज कार्य करने वाली है, विटामिन D2, विटामिन D3 की कमी से क्या रोग होगा, सारी जानकारी हमने प्रदान कर दी है। शेष अगले क्लास में